बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 25 नवंबर 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। गुज़िश्ता वीडियो में हमारी बात हुई CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले इख्तलाफात से मुतल्लिक। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नेटो के अंदर यूक्रेन जंग को लेकर पाए जाने वाले इख्तलाफात से मुतल्लिक, जो कि एक इंटरव्यू के दौरान एक साबिक नेटो लीडर ने 3 नेटो कंट्रीज का नाम लिया कि ये जी 3 नेटो कंट्रीज हैं जो ये चाहते हैं कि यूक्रेन हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, इवन कि अपनी टेरिटरीज भी रशिया को दे दे और ये जंग खत्म करे, लड़ाई माफ करे। वो 3 नेटो ममालिक कौन से हैं? बहुत इजी हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में गेस कर सकते हैं, मैं आगे चलकर आपको वीडियो में बताता हूं। और एक और नेटो मुल्क भी है जिसने इस जंग के, रशिया के ऑपरेशन के स्टार्ट होने के फौरी बाद कह दिया था कि मैं तो न्यूट्रल हूं और मैं न्यूट्रल ही रहूंगा। लेकिन वो मुल्क, वो नेटो मुल्क कितना न्यूट्रल है, उसके हवाले से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें शेयर कर लूं आपके साथ। 275वें रोज के हवाले से आपको याद है कि रशिया ने स्ट्राइक्स की थी यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों, यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत, लवीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर 70 मिसाइल रशिया ने दागे थे। और इन स्ट्राइक्स के नतीजे में वैसे तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रशिया का टारगेट था, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, इन स्ट्राइक्स के नतीजे में, रशिया के इन हमलों के नतीजे में अभी तक 10 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 7 हलाकतें, अब वो 10 हो चुकी हैं और 25 से ज़्यादा जख्मी भी हैं। बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहा है यूक्रेन, बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं यूक्रेन के इत्तेहादी के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक भी गलत है, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को निशाना बनाना तो बिल्कुल ही गलत है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर तो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म जैसे अलकबात से नवाजा जा रहा है। इवन के EU की पार्लिमान ने और नेटो की पार्लिमान ने स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया है रशिया को। तो अब भी एहतजाज जारी है क्योंकि यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के अंदर अभी तक जो पावर सप्लाई है वो पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी। पूरी तरह क्या, मैं आपको बताऊं, यूक्रेन के दारुल हुकूमत जो कि 100% उसकी बिजली जो है वो चली गई थी इन स्ट्राइक्स के बाद, अब भी यूक्रेन के दारुल हुकूमत में 70% बिजली अभी भी नहीं है। बगैर बिजली के जो लोग हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया के ये जो अटैक थे गुज़िश्ता दिनों यूक्रेन के दारुल हुकूमत और मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक टेरर है और इसके खिलाफ बहुत सख्त इकदाम उठाने की ज़रूरत है आलमी बरादरी को। अब रशिया का एक बयान सामने आया, क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हाँ, हमने स्ट्राइक्स की थी, 70 मिसाइल दागे, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टारगेट था, लेकिन हमने कीव पर मिसाइल नहीं दागे। बहुत हैरान कुन स्टेटमेंट क्रेमलिन के तर्जमान की जानिब से सामने आई और ये कहा कि जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हमला हुआ, मिसाइल गिरा, 10 हलाकतें हुई, 25 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, हमारा टारगेट, हमारा फोकस जो है वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो फिर ये हमला, ये मिसाइल किसने मारा यूक्रेन के दारुल हुकूमत की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर? तो क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने ये कहा कि ये यूक्रेन और उसके इत्तेहादियों के जो डिफेंस सिस्टम हैं उनकी ये कार्रवाई हो सकती है कि उन्होंने हमारे मिसाइल्स को रोकने की कोशिश की और 1-2 मिसाइल्स जो हैं वो जाकर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के ऊपर गिर गए और हमने जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को निशाना नहीं बनाया था। और इसकी मिसाल दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि आपके सामने है कि पोलैंड के अंदर किस तरह से यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम का मिसाइल ही जाके पोलैंड की टेरिटरी के अंदर गिर गया। और अब पोलैंड को तोहफे तहफ़ भेजने के जो ऐलानात हैं वो मुख्तलिफ नेटो ममालिक की जानिब से सामने आ रहे हैं। जर्मनी ने आगे बढ़कर पोलैंड को कहा था कि मैं तुम्हें एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता हूं ताकि तुम अपनी जो बॉर्डर है, अपनी जो टेरिटरी है उसकी हिफाजत कर सको। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है। तो पोलैंड ने जर्मनी को जवाब दिया कि बहुत शुक्रिया, लेकिन अब बेहतर है कि आप ये एयर डिफेंस सिस्टम मेरी बजाय यूक्रेन को दे दें, क्योंकि वो बेचारा जब से जंग स्टार्ट हुई है तो वो आपसे बहुत ज़्यादा असलहे की डिमांड कर रहा है। तो ये पोलैंड एक्चुअली जो है वो जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स को टॉन्ट कर रहा था, उन्हें बात सुनवाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल मीडिया में ओलाफ शॉल्स का नाम बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। बोरिस जॉनसन, यूके के साबिक प्राइम मिनिस्टर के एक इंटरव्यू के बाद जो कि उन्होंने CNN को दिया, और उस इंटरव्यू के दौरान बोरिस जॉनसन जो कि यूके के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि 3 नेटो ममालिक जो हैं वो इस जंग के स्टार्ट होने के भी खिलाफ थे, वो यूक्रेन को असलहे, गोले बारूद की मदद, इमदाद प्रोवाइड करने के भी खिलाफ हैं,
اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سرنڈر کر دیں، بس کر دیں، اپنی ٹیریٹریز دینی ہے تو ٹیریٹریز دے دیں، لیکن اس جنگ کو ختم کر دیں تاکہ جو کرائسس جو پھیلتے جا رہے ہیں یورپین کنٹریز کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، یہ کرائسس جو ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں اور یوکرین تک ہی محدود رہیں۔ بورس جانسن نے نام لیا اٹلی کا، کہ اٹلی وہ ملک ہے جو یہ چاہتا تھا، اور جب یہ جنگ سٹارٹ ہونے لگی تھی تو اٹلی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اور اٹلی نے یہ کہا تھا کہ ہم تو نیوٹرل رہیں گے، ہم تو یوکرین کو نہ اسلحہ پرووائڈ کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈپلومیسی کے ذریعے بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر یہ تنازعہ حل ہو جائے، کیونکہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو پھر وہ آگے پھیل سکتی ہے۔ دوسرے ملک کا نام انہوں نے لیا جرمنی، اولف شالز۔ بورس جانسن نے یہ کہا کہ جرمنی کے چانسلر اولف شالز جو ہیں وہ دوسرے نیٹو سربراہ تھے جو اس جنگ کے سٹارٹ ہونے کے خلاف تھے، اور انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر رشیا آپریشن سٹارٹ کر دے یا حملہ کر دے تو تم فوراً بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جانا، زیادہ ٹائم ضائع نہ کرنا۔ اور جرمنی کا کردار تو خیر سامنے ہے، کھلم کھلا ہے۔ اس جنگ کے دوران جرمنی کی جانب سے ہیلمٹس کے تحفے دیے جاتے رہے یوکرین کو، جو یوکرین نے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہیلمٹس کے بعد آپ تکیے اور کمبل نہ بھیج دینا، اس لیے ہمیں ہیلمٹس نہیں چاہیے۔ 2-3 مہینے جرمنی کی ڈرامے بازی چلی تھی، پھر وائٹ ہاؤس بلا کر جرمنی کے چانسلر اولف شالز کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا تھا جو بائیڈن نے نئی ونڈو انسٹال کی تھی، جس کے بعد اب جرمنی کی جانب سے اسلحہ گولہ بارود پرووائڈ کیا جانے لگا ہے یوکرین کو۔ اور جرمنی نے یہی کہا کہ بورس جانسن کے ہم کامنٹس کو، ان کے انٹرویو کو ہم مسترد کرتے ہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ہمارا اسلحہ دیکھ لو، ہم کتنا زیادہ اسلحہ اب یوکرین کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تیسرا ملک جو ہے بورس جانسن نے کہا فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون بھی بہت زیادہ نخرے کر رہے تھے، اس جنگ کے بہت زیادہ خلاف تھے، اور بڑھ بڑھ کر جو نیوٹرل سٹیٹس ہے وہ اپنانا چاہتے تھے، اور یہ کہنا چاہتے تھے کہ میں میڈییٹر کا کردار ادا کروں گا اس جنگ کے دوران۔ اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی سٹیٹمنٹس بھی کھلے عام سامنے آئی۔ فرانس کے صدر نے یہ کہا تھا جب انہیں کرٹیسائز کیا نیٹو ممالک نے کہ تم کیا بیچ بچولا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم اسلحہ گولہ بارود پرووائڈ کرو یوکرین کو، تو فرانس کے صدر نے کہا تھا کہ نیٹو کو ترکی سے کیوں مسئلہ نہیں ہے، رجب طیب ایردوان سے کیوں مسئلہ نہیں ہے۔ رجب طیب ایردوان نے بھی سٹارٹ میں کہہ دیا تھا کہ میں نیوٹرل رہوں گا، بات چیت کی کوشش کروں گا، کسی کو کوئی اسلحہ گولہ بارود پرووائڈ نہیں کروں گا۔ تو فرانس کے صدر نے کہا تھا کہ میرا جب یہ کردار آتا ہے تو تم سب آوازیں اٹھانے لگ جاتے ہو، میں بھی نیوٹرل ہو کر ایک میڈییٹر کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں اس جنگ میں، اور میں روس کے صدر سے رابطے میں رہوں گا۔ تو اگر بولنا ہے تم نے کسی کی نیوٹرل سٹیٹس پر یا کسی کی میڈییشن پر، تو پھر رجب طیب ایردوان کو جا کے کیوں نہیں بولتے، کیوں خاموش ہے امریکہ بھی، جو بائیڈن بھی وہ کیوں خاموش ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا تھا جب یہ آپریشن، یہ جنگ سٹارٹ ہوا، کہ میں تو جناب میڈییٹر ہوں۔ وہ کیو بھی گئے، وہ ماسکو بھی گئے، وہ تواتر کے ساتھ رابطے میں ہیں دونوں ممالک کے سربراہان کے ساتھ۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان گرین کی ڈیل ہو، زیپریزیا کا معاملہ ہو، دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کے ادوار ہوں، یا پھر جو CIA کے چیف ہائی رینکڈ آفیشلز کی جو ملاقاتیں ہوئیں وہ بھی انقرہ کے اندر ہوئیں، اور ترکی انہیں میڈییٹ کرتا رہا، اور ترکی نے یہ کہا تھا کہ میں نیوٹرل ہو کر اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے میرے کردار پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہی ترکی ایک تو یوکرین کو TB2 اپنا ڈرونز بھی پرووائڈ کر رہا ہے، اور اب جو خبر سامنے آئی ہے کہ ترکی کی جانب سے یوکرین کو نہ صرف TB2 ڈرونز بلکہ TRLG-230 جو کہ ایک راکٹ لانچر ہے، اسے ہائی مارس بھی کہا جاتا ہے، ترکی کا ہائی مارس اسے کہا جاتا ہے، اس کی 70 کلومیٹر رینج ہے، بالکل بھائی ہیں دونوں۔ جو ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم ہے امریکہ کا، اور ترکی کا جو TRLG-230 سسٹم ہے، یہ دونوں بھائی ہیں، اور ان کی رینج بھی تقریباً ایک جیسی ہے، ان کی جو سٹرائکس ہیں وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہیں۔ تو TRLG سسٹم 230 سسٹم ترکی کی جانب سے یوکرین کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی اوتھینٹک رپورٹس سامنے آ چکی ہیں، اور امریکہ سے بھی پہلے ترکی نے TRLG-230 سسٹم یوکرین کو پرووائڈ کر دیا تھا، اور اکارڈنگ ٹو رپورٹس 200 سے زائد TRLG سسٹمز یوکرین کو ترکی پرووائڈ کر چکا ہے۔ وہ ترکی جو کہ نیوٹرل کردار ادا کر رہا ہے اس جنگ میں، اور اس کے کردار پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ امریکہ کو، نہ یوکرین کو، نہ رشیا کو۔ لیکن جو آفیشلز ہیں ترکی کے یا یوکرین کے، انہوں نے آفیشلی یہ کنفرم نہیں کیا کہ کیا ترکی کے TB2 ڈرونز کا تو کنفرم کیا، لیکن ترکی کے جو TRLG-230 سسٹم ہے اس کو کنفرم نہیں کیا۔ کنفرم تو خیر
ईरान ने भी नहीं किया, ईरान के ऑफिशियल्स ने भी नहीं किया, रशिया के ऑफिशियल्स ने भी नहीं किया कि रशिया ईरान के जो शहीद 136 ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑफिशियली कौन कंफर्म करेगा। बहरहाल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को समझ आई होगी कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से सियासत सीखने की ज़रूरत है। ना सिर्फ फ्रांस को बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी अगर 2-3 क्लासेस तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान दे दें तो उन्हें समझ में आ जाए कि इस तरह पागलों की तरह जंग नहीं स्टार्ट किया करते। डिप्लोमेसी भी कोई चीज़ है, सियासत भी कोई चीज़ है। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान, इनके आर्मीनिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अज़रबैजान के साथ भी, फ़लस्तीन के साथ भी, इसराइल के साथ भी, अफ़गान तालिबान के साथ भी, नेटो का मेंबर होते हुए तो तुर्की के सदर जो हैं हर साइड को संभाल कर रखते हैं। अब तुर्की का किरदार इस पर अभी तक ऑफिशियली रशिया की जानिब से या यूक्रेन की जानिब से या खुद तुर्की की जानिब से न डिनाई किया गया है। इन रिपोर्ट्स को कन्फर्म तो खैर नहीं किया जाएगा। कोई रद्द-ए-अमल रशिया के क्रेमलिन का भी इस असले गोले बारूद के बड़े बड़े तोहफों पर सामने क्रेमलिन का भी नहीं आया। जो ही रद्द-ए-अमल सामने आता है वो भी आपके सामने रख दूंगा। अमेरिका ने लिस्ट जारी कर दी है, लिस्ट आपको नजर आ रही होगी। अमेरिका ने, मैंने आपको बताया था कि $400 मिलियन की एडिशनल एड का ऐलान किया, जिसमें 200 जनरेटर्स भी हैं, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी है, मजीद भी कुछ रेडार्स वगैरह हैं इस पैकेज के अंदर, जो कि अमेरिका की जानिब से अनाउंस किया गया। लिस्ट अमेरिका ने जारी कर दी, साथ ही एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी कि केमिकल वेपन रशिया इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को देखकर। एक ऐसा इल्ज़ाम जो कि कोई नया इल्ज़ाम नहीं है। अमेरिका की जानिब से, यूके की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से इस तरह के इल्ज़ामात रशिया पर स्टार्ट ही से लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक ये इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंस की हद तक ही है, जिसे रशिया ने एक बार फिर से डिनाई किया और रशिया ने कहा कुछ नहीं हम करने वाले और आप बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं। यूक्रेन को कह रहे थे क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव कि आप बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं इससे पहले कि सर्दियां और सख्त हों और आपको जो नताइज मिल रहे हैं इस जंग के वो भी और सख्त हो जाएं, तो उससे पहले बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं। दिमित्री पेस्कोव ने सहाफ़ी के सवाल पर यह भी कहा कि अमेरिका के साथ, अमेरिका के सदर जो बाइडन के साथ मुलाकात का कोई प्लान नहीं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का, और जो भी मुलाकातें हुई CIA की चीफ की या फिर डिफेंस मिनिस्टर्स के दरमियान जो राबता हुआ उसमें मीडिएटर मौजूद था। मीडिएटर आपको पता है, मीडिएटर ऑफ द ईयर मैं आपको बता चुका हूँ कौन है। तुर्की मौजूद था, क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा, और हमारी डायरेक्ट कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं चल रही। अब अमेरिका और रशिया की मुलाकात दूर दूर तक उसके कोई चांस नहीं है। ज़ेलेंस्की भी राज़ी नहीं है कि वो रशिया के साथ बातचीत की टेबल पर बैठ जाए। पहले वो कहते हैं कि हम अपनी टेरिटरीज़ को बहाल करेंगे, क्राइमिया लेंगे, सारी टेरिटरीज़ रशिया से वापस लेंगे और फिर सीना चौड़ा करके फिर बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। यानी कि बातचीत की नेगोशिएशंस के कोई चांसेस नहीं है, ये जंग जारी रहेगी। और अगर इन सर्दियों में, दिसंबर के महीने में यूक्रेन सरवाइव कर जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी, वरना दिसंबर का महीना मेरे ख्याल में आखिरी महीना होगा जब डेथ्स सामने आएंगी। इस तरह के वेदर के बाद, इस तरह की सिचुएशन के बाद, जिस तरह की सिचुएशन यूक्रेन के अंदर है, तो मेरा ख्याल है कि नेगोशिएशंस की टेबल पर ज़बरदस्ती लाकर क्लाउन को बिठा दिया जाएगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।